दोस्तों मासिक जांच परीक्षा अक्टूबर माह का अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन देखेंगे हम। कक्षा 9 का समय 2 घंटे और नए आपका जो फॉर्मेट चालू हुआ है उसमें आपका 40 पूर्णांक का होगा अब ये सारी परीक्षाएं। और सारे के सारे आपके हाफ ईयरली जो टर्म 1 एग्ज़ाम होंगे, सऊदी परीक्षा एक होगी, उसमें आपके सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना है आपको। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। और अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 8469022568 पर, ठीक है। यहाँ पर हम आपको फुल सॉल्यूशन दे देंगे। याद रहे आपका क्वेश्चन पेपर जो है बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद में आप हमारे को सेंड कर सकते हैं। और जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है, अर्धवार्षिक हो या फिर आपका छमाही हो, तिमाही हो, या फिर आपका यूनिट टेस्ट हो, या फिर मासिक जांच परीक्षा हो, सारे के सारे सॉल्व करके इसी नंबर पे आप पीडीएफ भेजेंगे या फिर उसका फ़ोटो खींच के साफ साफ भेजेंगे, हम उसको सॉल्व करके दे देंगे आपको। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले आपके जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद में थोड़े से बड़े, उसके बाद में ज़्यादा बड़े। इस तरह से क्वेश्चन का प्रारूप है इस बार, पहले वाले में थोड़ा सा अलग था। निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? गैर कृषि मतलब कृषि नहीं है। तो खेतों की जुताई करना कृषि है, सिंचाई करना भी कृषि के संबंध में है, और फसल की देखभाल भी कृषि के संबंध में है। खाद एवं बीज की बिक्री करना यानी खाद और बीज बेचना, ये तो दुकानदारी हो गई। तो ये ऑप्शन सही होगा डी। इसके बाद दूसरा है बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं? बहुविधि फसल मतलब कि एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करना है। बहु बहु मतलब ज़्यादा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा गया आपसे, अपनी आजीविका के लिए कान्हा ने एक डेयरी की दुकान खोली। कोई आदमी है कान्हा, उसने एक डेयरी की दुकान खोली है, तो कान्हा की ये क्रिया किस प्रक्रिया में शामिल होगी? तो ये कृषि क्रिया नहीं है, अनार्थिक क्रिया भी नहीं है क्योंकि ये आर्थिक क्रिया है, कमा रहा है पैसे, उपयुक्त सभी भी नहीं हो सकता। तो गैर कृषि क्रिया है, वो कृषि नहीं कर रहा है, वो डेयरी की दुकान चला रहा है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? तो नगद पैसा तथा कच्चा माल जो है ये कार्यशील पूंजी का उदाहरण है, ठीक है। बाकी तो ये आपकी स्थिर औजार जो है आपका कार्यशील नहीं है, भवन भी और मशीन भी ये सारी स्थिर पूंजी है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हरित क्रांति का संबंध है। तो हरित क्रांति जो है बहुत बड़ा संबंध है खाद्यान्न से, यानी कि आपका जो खाद्यान्न है, यानी कि डबल डबल किस्म की फसलें उगाई गई थी इस क्रांति के बाद में। जिस ज़मीन पे जो फसलें नहीं होती थी वो भी उगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या है किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन के लिए सेतु पाठ्यक्रम भी चल रहा है और स्कूल लोटो शिविर भी चल रहा है। बी ऑप्शन दोनों सही हैं, ए बी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। 8वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित नहीं करता? तो बेरोजगारी को परिभाषित करना है। तो यहाँ पर जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम कर रहे हैं तो ये भी बेरोजगारी में आ जाता है। उसके बाद में जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता, ये भी बेरोजगारी में आता है। और जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य का एवं वेतन नहीं मिलता तो ये भी बेरोजगारी में आता है। कौन सा बेरोजगारी नहीं होता है? जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, तो ये बेरोजगारी दर में नहीं आता, क्योंकि उसको काम जो है, रोजगार जो है वो प्रचलित मजदूरी की दर पर जो है, जितना उसको मजदूरी चाहिए उसके ऊपर जो है उस इच्छुक मजदूर या व्यक्ति को जो है रोजगार नहीं मिलता। ये बेरोजगारी का जो तरीका नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है, जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले कारक हैं। तो इसमें से सभी कारक आ जाएंगे, यानी कि साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य भी और कौशल निर्माण भी, ठीक है। तो इनमें से सभी जो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। आपके सारे विषय सॉल्व करके डाले जा रहे हैं, आप सारे के सारे विषय को देख सकते हैं। और सितंबर का भी आपका 2021 में सितंबर में जो मासिक जांच परीक्षा हुई है उसको भी हमने सॉल्व करके डाला हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। 10th क्लास की जो लिस्ट है उसको आप खोलेंगे तो सारे वीडियो मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर बताया था, उस पर आप कमेंट करके, अगर आपको लिंक नहीं मिलती है तो लिंक भी हमसे मांग सकते हैं। तो या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।
इसके बाद आते हैं हम, इनमें से कौन आर्थिक क्रियाकलाप है। तो आर्थिक क्रियाकलाप जो है सी ऑप्शन है, एक किसान द्वारा कृषि का कार्य करना आर्थिक क्रिया है, क्योंकि वो कमाने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, बाकी माँ द्वारा भोजन बनाना, गांव के लोगों द्वारा नालियाँ साफ़ करना और एक व्यक्ति द्वारा पेपर पढ़ना, ये सब उसके व्यक्तिगत या फिर सामाजिक कार्य है। लेकिन ये एक किसान द्वारा कृषि का कार्य जो सामाजिक कार्य नहीं है, ये क्या है, ये एक आर्थिक क्रिया है, वो कमाने के लिए कर रहा है। आगे बढ़ते हैं बी पार्ट में। तो निम्न में से जो प्रश्न है 20 से 30 शब्दों में उत्तर देने हैं। कार्यशील पूंजी की व्याख्या उदाहरण सहित करें। तो कच्चे माल और नगद मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है, क्योंकि ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाता है। कार्यशील पूंजी का मतलब क्या है, कि वो चीज़ें समाप्त हो जाती है। ये पूंजी व्यवसाय के दैनिक कार्यकलापों को पूरा करने हेतु जरूरी होता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि स्थायी संपत्तियों क्रय कर लेने के बाद व्यवसाय की दैनिक आवश्यकता को पूरी करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। यह पूंजी थोड़े समय के स्वभाव की होती है, मतलब कि ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, बहुविधि फसल प्रणाली से आप क्या तात्पर्य है। तो हमने देखा एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि को हम बहुविधि प्रणाली कहते हैं। बेरोजगारी शब्द से आप क्या समझते हो। बेरोजगारी वह दशा या अवस्था है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाते। मतलब कि जो मजदूरी है, जब मान लीजिए कोई काम करने का 100 रुपये हमने फिक्स कर रखा है, लेकिन उस समय पर जो है काम करने के इच्छुक लोग जो है रोज़गार उनको नहीं मिलता उस समय पर, उस पैसे पे। चौथा क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर से आपका क्या अभिप्राय है। तो शिशु मृत्यु दर होता है, शिशु मृत्यु दर प्रति 101,000 जीवित जन्मे बच्चों में से एक वर्ष में कम उम्र के बच्चों की मौत की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जन्मे बच्चों में से एक वर्ष में कम उम्र के बच्चे जो होते हैं, यानी 1,000 के जो हैं बच्चे, इनमें से जितने भी कम उम्र के बच्चे मर जाएंगे तो उनके शिशु मृत्यु दर को उनको हम बोलते हैं, डिफाइन ऐसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, आपके अर्धवार्षिक और टर्म एग्ज़ाम और आपके जो वार्षिक परीक्षा होंगी, उसके लिए सारे पेपर्स डाले जा रहे हैं बोर्ड द्वारा। जो जो सॉल्व करवाया जा रहा है, जो जो परीक्षाएं ली जा रही हैं, उनको सभी को सॉल्व करके यहाँ पे डाला जा रहा है, ताकि आप लोग उससे तैयारी कर पाएँ। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना, हाफ ईयरली वाले भी और ये मासिक जाँच परीक्षा के भी। इससे पहले जो मैंने सितंबर के आपके डाले हैं मासिक जांच परीक्षा के, उनको ज़रूर देख लेना। उनमें से सारे क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सभी विषय के कंप्लीट डाल दिए गए हैं। जो आपको लगता है कि कोई विषय नहीं डाला गया है, तो वो 2 से 3 दिन में सभी कंप्लीट विषय आपको सितंबर के और अक्टूबर के कंप्लीट मिल जाएंगे। उनको आप देख करके अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 10th क्लास जैक बोर्ड 10th क्लास एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे है, इसमें 35 से 50 शब्द में उत्तर लिखना है। उत्पादन के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो कौन से 4 घटक होते हैं, कि तो भूमि सभी प्राकृतिक संसाधनों सहित, और दूसरा है श्रम सभी मानव संसाधन सहित, तीसरी है पूंजी सभी मानव निर्मित संसाधन सहित, और आप लिख सकते हैं एंटरप्राइज जो उत्पादन के लिए पिछले सभी संसाधनों को एक साथ लाता है। यानी कि ये जो है एंटरप्राइज जो है, हम एक संगठन जो बोल सकते हैं, इनके द्वारा किए गए पारिश्रमिक को क्रमशः किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ और आदि कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके घटक। 4 घटक लिखने थे, तो हम 4 घटक ये लिख देंगे। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। उत्पादन के साधनों का किसी भी वस्तु के उत्पादन में बहुत अधिक महत्व होता है, ये इसका घटक है। ठीक है ना, मतलब ये एक महत्व है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, एक ही खेत में उपजाऊ बढ़ाने के विभिन्न ढंग कौन कौन से, यानी उपजाऊ बोल रहा हूँ, उपज बढ़ाने के ढंग कौन कौन से हैं। तो एक ही भूमि पर उपज बढ़ाने के ढंग कौन कौन से हैं, हम तरीके लिख देंगे अलग अलग। तो इसमें हो जाएगा, आधुनिक सिंचाई सुविधा का उपयोग करके एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। HIV बीज का, HIV, ठीक है, हाई क्वालिटी के जो होते हैं ना वो, तो HIV बीज का प्रयोग करके भी एक ही भूमि पर उत्पाद को बढ़ाया जा सकता है। उर्वरकों का उपयोग करके भी, रासायनिक खादों से भी बढ़ाया जा सकता है। आधुनिक मशीनों के संयोजन से, थ्रेशर से, ड्रिलिंग, थ्रेसिंग मोटर से भी इसका उपयोग बढ़ाया जा सकता है। और बिजली जो है, कि मतलब बिजली चलित नलकूप, सिंचाई के साधनों से भी हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं उत्पादन बढ़ाने की विधियाँ हैं। इसके बाद आता है, क्या शिक्षा की भांति स्वास्थ्य भी मानव पूंजी
ये पूरा एक साथ है। पूंजी निर्माण को प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है, शिक्षा की भांति स्वास्थ्य भी मानव पूंजी को। तो स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक आवश्यक आधार है। अस्वस्थ लोग किसी भी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं, और स्वस्थ व्यक्ति अधिक काम, अधिक उत्पादन और अधिक आय सृजन का प्रतीक है। स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छा उत्पादक होता है और उस अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होता है, या किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन जो हम बात करेंगे, तो ये है चौथा क्वेश्चन। आपका इंग्लिश का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दिया गया है, अर्थशास्त्र आप देख रहे हैं, और आपका फिर हिंदी और उसके बाद विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और संस्कृत सभी को सॉल्व करके डाला जाएगा। बस 1 से 2 दिन में सारे कंप्लीट पेपर डाल दिए जाएंगे। इसी तरह से आपके जो सितंबर है उसके भी हमने जितने भी पेपर हो गए थे उनके सभी के सॉल्यूशंस बना दिए थे, प्लेलिस्ट में आप उसको देखना ना भूलें। और लाइक ज़रूर कर दें, इस तरह से सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे। लाइक करते रहें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ, चाहे व्हाट्सएप यूज़ करते हो, फेसबुक, कोई भी मीडिया यूज़ करते हैं, ज़रूर उसको शेयर करें। द्वितीय क्षेत्र के कार्यकलापों का उदाहरण सहित वर्णन आपको करना है। तो पहले बताना है द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, उसकी परिभाषा लिख देंगे। द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल को विनिर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार माल में बदला जाता है। यानी कि क्या होता है, आपका द्वितीय क्षेत्र में जो है आपका कच्चा माल होता है, उसको तैयार करके जो है उसको किसी तैयार माल में बदला जाता है, उस पर प्रोसेस करके। इस गतिविधि को औद्योगिक गतिविधि भी कहते हैं, यानी कि इसी को हम औद्योगिक कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को हम माध्यमिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विद्युत उपकरण का निर्माण, खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प और उद्योग आदि शामिल है। बहुत सारे उद्योग हैं। उदाहरण के लिए लोहे अयस्क का उपयोग करके विनिर्माण की प्रक्रिया के जरिए हम कार, रेल, बसें आदि बनाते हैं। लोहा बनता है, उसके बाद में हम उसको क्या बनाते हैं, उसको कच्चे माल को लेकर के ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो इस तरह से हम इसका पूरा लिख देंगे। तो पूरा का पूरा वर्णन करना है, आराम से इस तरह से हम वर्णन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डी पार्ट। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 80 से 100 शब्दों में आपको देने हैं। तो यहाँ पर क्या है, पालमपुर गांव में बिजली के विस्तार में से किसानों को क्या लाभ हो रहा है, ये आपको बताना है। तो बिजली से खेतों में स्थित सभी नलकूप वगैरह जो है उनको ऊर्जा मिल गई है, और उसको हम विभिन्न जो सहायताएं की हैं उसमें एक पालमपुर के किसानों ने अपने खेतों की सिंचाई को बेहतर तरीके से करने की सहायता की है। ठीक है। उसके बाद में बिजली की सिंचाई प्रणाली सुधर जाने के कारण जो है पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न तरह की फसलें उगाई जा सकती है। उन्हें मानसून की बरसात पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है, और बिजली के प्रयोग के कारण पालमपुर के किसानों को बहुत से हाथों के काम जो है उनकी चिंताओं से उनको मुक्ति मिल गई है। अंतिम क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। तो हम एक तरफ लिख देंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी, उसके बाद मौसमी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी तो आपकी ये हो गई यहाँ पर, और मौसमी बेरोजगारी हम जो है नीचे यहाँ लिख देंगे। तो अलग अलग बेरोजगारी को अलग अलग आमने सामने भी लिख सकते हैं, टेबल बना के, वो भी अच्छा रहता है, और ये भी आप तरीका लिख सकते हैं। तो कई बार एक नौकरी या कार्य में एक से ज़्यादा व्यक्ति कार्यरत हों, जब उस कार्य विशेष के लिए लोगों की इतनी आवश्यकता ना हो, तो ऐसी स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि मान लो कि कोई कार्य है और उस कार्य को करने के लिए बहुत लोग मिल जाएं आपको, तो उस टाइप की बेरोजगारी जो है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। और मौसमी बेरोजगारी वैसी होती है, मौसमी बेरोजगारी में क्या होता है, जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाते, यानी कि कुछ ऐसा मौसम आता है जिसमें क्या कि वो काम होता ही नहीं है। तो जैसे कि है कृषि पे आश्रित लोग जो हैं, जब मौसम कुछ वर्ष के मौसम में ही होता है, जैसे कि बुआई, कटाई या निराई जो होती है ये कुछ मौसम में ही होता है। तो इस तरह से इसका हमें आंसर लिखना था। तो ये है कंप्लीट आपका आंसर इकोनॉमिक्स का। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस बना दिए गए हैं आपके, सितंबर के, अक्टूबर के बनाए जा रहे हैं। 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। लाइक कर देना, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, या फिर आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम जो भी मीडिया यूज़ करते हैं, तुरंत आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और उनको ही बोलिए कि वो भी दूसरों के साथ शेयर करते रहें, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी करें, आपका एग्ज़ाम बेटर हो। आप सभी लोग इस भयानक स्थिति में, जो कि अभी कार्यकाल चल रहा है, जिसमें आपका पूरा प्रशासन पूरा डगमगा गया था, तो इन सभी स्थितियों में हम लोग मिल कर के एक साथ पढ़ेंगे और अच्छा जो है रिज़ल्ट तैयार करेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही होगी, और आप पूरा का पूरा सोल्यूशन इस चैनल पे गेन कर सकते हैं, पा सकते हैं, और सभी को पढ़ के आप 1 नंबर टॉपर की स्थिति में भी जा सकते हैं, अगर आप स्टडी बढ़िया से करते हैं तो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।